डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रांच अकाउंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ब्रांच अकाउंट में ऐसी ब्रांचेज जो हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है, यानी अपने इंडिपेंडेंट बुक्स नहीं रखती हैं, उनकी बुक्स, उनका हिसाब किताब, ये सब हेड ऑफिस रखता है, वो केवल ऑपरेट करती हैं। यानी ये ब्रांचेज हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट ब्रांचेज होती हैं। इनका लेखा हम कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेज है, यानी अपना लेखा ब्रांच पूरा रखती है डबल एंट्री सिस्टम पर, जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट बनाने तक। ये अपना स्वतंत्र ट्रायल बैलेंस बनाती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती हैं, बैलेंस शीट बनाती हैं, और बाद में हेड ऑफिस इनको इनकॉर्पोरेट करता है अपने बुक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो फॉरेन ब्रांच है, यदि फॉरेन ब्रांच है तो उसका लेखा कैसे करेंगे। मैंने आपको इसके संबंध में PDF नोट्स भी भेजे हैं, आपने एक बार उनको पढ़ा भी होगा। मैं आज इसके संबंध में एक क्वेश्चन करा कर इसके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। फॉरेन ब्रांच की स्थिति में हम अपने हेड ऑफिस अपने बुक्स में किस प्रकार लेखा करेगा। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं तो दूसरे देशों तक भी पहुंचते हैं। भारत में भी विदेश की कई कंपनियां काम कर रही हैं और भारत की कंपनियां भी विदेशों में काम कर रही हैं। ये ब्रांचेज का लेखा हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे जो हमने अपने इंडियन कंडीशन में, इंडियन जोग्राफिकल एरिया में जो ब्रांचेज हैं उनके संबंध में किया था। अंतर क्या है दोनों के अंतर्गत? अंतर इतना सा है कि जो ब्रांच जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है वह वहाँ की करेंसी के में अपने बुक्स रखती है, वहाँ के नियमों के अनुसार रखती है। क्योंकि अब तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड बना हुआ है, इसलिए सबके बुक्स, सबका अकाउंटिंग एक जैसा है। केवल अंतर जो आता है वह करेंसी का आता है। जैसे कोई कंपनी, भारत की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी कोई ब्रांच काम कर रही है यूके में, यूएस में काम कर रही है तो वो डॉलर में अपने अकाउंट मेंटेन करेगी। यूके में काम कर रही है तो पाउंड स्टर्लिंग में काम अपने अकाउंट मेंटेन करेगी। जापान में कर रही तो येन में करेगी। फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये अपने अकाउंट्स हेड ऑफिस को भेज देती हैं। जैसे इंडियन जोग्राफिकल कंडीशन में देखा था, इंडियन में जोग्राफिकल स्थिति में जो ब्रांचेस स्थित हैं अपने हेड ऑफिस को अपने अकाउंट्स भेजती हैं। वहाँ के जो अकाउंट्स प्राप्त होंगे वो फॉरेन करेंसी में प्राप्त होंगे। जैसे भारत की कोई ब्रांच यूके में है तो पाउंड स्टर्लिंग में प्राप्त होंगे हमको, तो इंडिया में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंडियन रुपीज़ के अंदर, क्योंकि इंडिया में रुपी चलती है। यदि इंग्लैंड की कोई ब्रांच भारत में स्थित है, भारत की ब्रांच ये रुपीज़ में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, तो यूके हेड ऑफिस के अंतर्गत इसको पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करना होगा। इसके संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैं नोट्स दिए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम कन्वर्जन करेंगे, क्या तो कोई फिक्स रेट तय कर रखिए पूरे साल भर के लिए हमने एक्सचेंज रेट, उस एक्सचेंज रेट से हम अपने ट्रायल बैलेंस में जो मदद दी हुई हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अथवा तो डिफरेंट रेट्स है, जैसे वर्ष के प्रारंभ में क्या दर थी वो ओपनिंग रेट होगी, तो ओपनिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक जो हमारा है वह इसी आधार पर कन्वर्ट होगा। क्योंकि जो हमारी असेट्स हैं, ओपनिंग असेट्स जो बैलेंस है
वो बैलेंस भी ओपनिंग रेट के आधार पर कन्वर्ट करेंगे हम, यदि हमने कोई एक दर तय नहीं कर रखी है। सामान्यतः नहीं करते हमेशा दर। तो ओपनिंग जो बैलेंसेज हैं वह हमेशा ओपनिंग एक्सचेंज रेट के अनुसार कन्वर्ट होंगे। एवरेज एक्सचेंज रेट भी होती है, पूरे साल भर की औसत निकाल लेते हैं हम डिफरेंट टाइम्स पर जो रेट भी है उसका। तो वर्ष भर में जो ट्रांजेक्शन होते रहे हैं, जैसे सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंसेज हैं, ये सब कन्वर्ट होंगे एवरेज एक्सचेंज रेट के आधार पर। एक क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होती है। ये क्लोजिंग एक्सचेंज रेट जो क्लोजिंग बैलेंसेज है हमारे, ये क्लोजिंग स्टॉक है या एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्लोजिंग बैलेंस है, उनको कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट का उपयोग हम लोग करते हैं। कई बार हमको एक्चुअल एक्सचेंज रेट भी दी होती है जो कुछ ट्रांजेक्शन पर लागू होती है। जैसे हमने कोई किसी पर्टिकुलर डेट को एसेट खरीदी हमने, या पर्टिकुलर डेट को ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है या लौटाया है हमने, तो वो ट्रांजेक्शन बार बार नहीं हो रहा, कई साल भर में एक बार या दो बार ही हुआ। तो उस पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डेट को जो एक्सचेंज रेट है वह ट्रांजेक्शन उसके आधार पर कन्वर्ट किया जाएगा। यदि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट डेट को जो एक्सचेंज रेट है वह एक्सचेंज रेट पे अप्लाई हो सकती है। अब इस एक्सचेंज रेट के कारण से जब हम ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस में बनाएंगे ब्रांच का, जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो अंतर एक्सचेंज रेट के कारण से आ सकता है। जब ये अंतर आता है तो इस अंतर का समायोजन भी हमको ट्रायल बैलेंस में कर लेना चाहिए और तदनुसार फाइनल अकाउंट में उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। यदि डेबिट साइड का योग कम है, क्रेडिट साइड का योग कम है, तो एक्सचेंज रेट में जो भी स्थिति है उसके अनुसार हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपके पास में व्हाट्सएप पर है तो आप व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन भेज रखा है वो खोल लीजिएगा, नहीं तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उसको। एक बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम। 31 मार्च 2017 को लंदन शाखा के निम्नलिखित तलपट को रूपांतरित कीजिए जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है, यानी हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच हमारी लंदन में। यानी जो हमको ट्रायल बैलेंस मिलेगा वह पाउंड स्टर्लिंग में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस का दिया हुआ है डेटर्स और क्रेडिटर्स 425 और 200। 425 क्रेडिटर्स दिए हुए हमको 425 और 200। फर्नीचर हमको दिया हुआ 425। बिल्स रिसीवेबल दिए हुए 175। बीपी दिया हुआ 140। सेल्स दी हुई हमको 3600। डिस्काउंट हमको दिया हुआ 20। स्टॉक 300। कैश एट बैंक 1130। परचेजेज 2000। वेजेज एंड सैलरीज 240। रेंट एंड रेट्स 40। ट्रेड एक्सपेंसेस 40। और कोलकाता अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया हुआ 630 और टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस 4650। हमको अन्य सूचना दी हुई हैं। 31 मार्च 2017 को स्टॉक 1500 पाउंड था, यानी क्लोजिंग स्टॉक था ये। कोलकाता की पुस्तकों में लंदन शाखा का डेबिट सेस 30,000 रुपये। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लंदन शाखा के लिए फर्नीचर क्रय 14,000 दर्शाया गया है। 31 मार्च 2016 को विनिमय दर यानी ओपनिंग रेट 49, क्लोजिंग रेट 51, एवरेज रेट 50 दी हुई है। हमको इनकॉर्पोरेट करना है ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस मिला है हेड ऑफिस की बुक्स में। अब सॉल्यूशन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो ट्रायल बैलेंस में मदद दी हुई हैं, जो अन्य सूचना मदद दी गई हैं, इनको हमको कन्वर्ट करना है। तो 3 रेट दी हुई हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज।
जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उनको ओपनिंग रेट के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 51, तो 51 डेटर्स और क्रेडिटर्स का ये बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, इसको कन्वर्ट करना है। जो 50 दी हुई है एवरेज रेट, इसके आधार पर हम जो कन्वर्ट करेंगे वो सेल्स को करेंगे, कि सेल्स वेजेज एंड सैलरी को करेंगे। जो क्लोजिंग रेट दी हुई है 51, इस 51 का प्रयोग हम करेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए। जैसे डेटर क्रेडिट का कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, फर्नीचर का कोई क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है, या हमको BRBP का कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जैसा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे हम। अब एक बार हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं इंडियन रुपीज़ के अंतर्गत। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सबको पता है हमको। अमाउंट के 2 कॉलम बना लीजिएगा अपने को इंडियन रुपीज़ के अंतर्गत। आप चाहें तो एक एक्सचेंज रेट का पुराने ट्रायल बैलेंस जो अमाउंट दी हुई है उनका भी कॉलम बना सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो हमको। जैसे पहला आइटम दिया हुआ डेटर्स और क्रेडिटर्स 425 और 280, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग रेट के अनुसार जो 51 दी हुई है 51, इसके आधार पर तो 425 को 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आएंगे 21,675, ये डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। 280 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 51 से 14,280, ये क्रेडिट साइड में। यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स को क्लोजिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह कैश बैलेंस को भी क्लोजिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 1130 दिया हुआ है बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, तो इसको भी 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 1130 दिया हुआ डेबिट साइड में, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं हम, तो 57,630 रुपये ये कन्वर्टेड अमाउंट आएगी। इसी तरह फर्नीचर 280 दिया हुआ है। फर्नीचर कुछ जो पूरे साल भर में नहीं खरीदते, एक बार ही खरीदते हम। इसकी एक्चुअल अमाउंट दी हुई है इंडियन करेंसी में हमको 14,000 रुपये, तो 14,000 दिखा दीजिएगा। परचेज पूरी साल भर होती है, तो इसको एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे जो 50 दिया हुआ है हमको, तो 2000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 लाख। बिल्स और BP ये क्लोजिंग बैलेंस है, 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये अमाउंट आएगी रेस्पेक्टिवली क्रमशः 8,925 BR की, 7,140 BP की। वेजेज एंड सैलरी ये पूरे साल भर होते हैं, इसको एवरेज 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12,000 रुपये आएंगे। रेंट एंड रेट्स ये 2,000 आएंगे, एवरेज से मल्टीप्लाई करना है। स्टॉक को भी एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टॉक दिया हुआ आपको 300, तो 14,700। चूँकि यह स्टॉक चूँकि ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग का तो नीचे अन्य सूचनाओं में होता है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 49 से स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,700 आएंगे। सेल्स हमारे 3,600 दी हुई है, इसको एवरेज से मल्टीप्लाई 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1,80,000 आएगी जो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। इसी तरह डिस्काउंट 20 दिया हुआ है, ट्रेडर्स 40 दिया हुआ है पॉइंट्स में, इनको कन्वर्ट करेंगे हम एवरेज से। पूरे साल भर देते हैं इनको, तो एवरेज से कन्वर्ट करिएगा, क्रम से 1,000 और 2,000 आएंगे। हेड ऑफिस का बैलेंस इंडियन करेंसी में दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा 30,000 रुपये। अब दोनों पक्षों योग कीजिएगा, यदि कोई डिफरेंस आता तो लिखेंगे, नहीं आता है तो हम दोनों का टोटल कर लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 2,33,930 है और क्रेडिट साइड का इतना नहीं आ रहा है, इससे कम आ रहा है लगभग 2,510 से, तो हम डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे 2,510 और ट्रायल बैलेंस का टोटल कर देंगे 2,33,930 रुपये। ये हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया। अब एंट्रियाँ वैसे ही करनी है जो हमने डिपेंडेंट ब्रांच के संबंध में इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए पढ़ी थी। तो डेबिट साइड में बैलेंस दिए हुए हैं, इनको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, जो क्रेडिट साइड में बैलेंस दिए हुए हैं इनको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे।
और जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा 1500 पॉइंट्स को हम मल्टीप्लाई करेगा 51 से, तो 76,500। अब ओपनिंग साइड के बैलेंस से जो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं इनके लिए एंट्री कीजिएगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ब्रांच परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ब्रांच वेजेज एंड सैलरीज, ब्रांच रेंट एंड रेट्स, ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच डिस्काउंट अकाउंट, ब्रांच ट्रेड एक्सपेंसेज। यानी डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखी है वह सारे अमाउंट यहाँ पर वहाँ पे लिख दीजिएगा। और जो टोटल दिया हुआ 2,33,930 से इससे लंदन ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे। यानी पर्टिकुलर आइटम्स अकाउंट डेबिट करें और लंदन ब्रांच को क्रेडिट करें। जो क्रेडिट साइड में बिल्कुल रिवर्स एंट्री करेंगे, पहले वाले एंट्री के लंदन ब्रांच को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है हमको डिफरेंट अमाउंट्स को। तो ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, दूसरा है बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट 1,80,000 से क्रेडिट और डिफरेंस एक्सचेंज अमाउंट 2,510। इन सब का टोटल कर लंदन ब्रांच को डेबिट कर दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट कीजिएगा, इसको सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 76,500 रुपये। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब ब्रांच अकाउंट में पूछा नहीं हमसे, हमको सीधा पूछा है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट बना लीजिएगा। लंदन ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट में चूँकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब आइटम लिखते हैं हम। तो डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 14,700 रुपये, टू परचेजेज 1,00,000 रुपये जो हमने इनकॉर्पोरेट की है, वेजेड सैलरी 12,000 रुपये, सब इंडियन करेंसी में होंगे ये। सेल्स 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में 76,500। हमको ग्रॉस प्रॉफिट की स्थिति आती है 1,29,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,800, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,800। डेबिट साइड में खर्चे लीजिएगा, टू रेंट 2,000 रुपये, टू डिस्काउंट 1,000 रुपये, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। अब हमको जो डिफरेंस था एक्सचेंज रेट में उसके कारण से जो प्रॉफिट हुआ है वह क्रेडिट साइड में लॉस होता है डेबिट साइड में। यहाँ प्रॉफिट की स्थिति है 2,510, क्रेडिट साइड में लिख देगा डिफरेंस इन एक्सचेंज 2,510। हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,27,310 रुपये। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट तैयार कीजिएगा। तो बैलेंस शीट ऑफ लंदन ब्रांच एज ऑन March 31, 2017। लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में जो मध्य आने वाली हैं वो लिखी जाएंगी। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएंगे 14,280 रुपये से लिखे हुए हैं। बिल्स पेबल आएंगे 7,140 लिखे हुए हैं। हेड ऑफिस का बैलेंस 30,000 रुपये दिया हुआ है। इसमें ऐड कर दीजिएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ है 1,70,310 एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अब हेड ऑफिस 1,57,310 रुपये से शो हो जाएगा। एसेट साइड में कैश बैलेंस 57,630, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा 76,500, बिल्स रिसीवेबल 8,925, डेटर्स 21,675 और फर्नीचर 14,000 और टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,68,730। तो आपने देखा कि फॉरेन अकाउंट में कोई परेशानी नहीं है। अकाउंटिंग सिस्टम वही है जो इंडियन ब्रांच का है। इंडियन हेड ऑफिस
हेड ऑफिस भी एक ही कंट्री में, ब्रांच भी उसी कंट्री में, वैसे ही एंट्री केवल हमको कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस में जो मदद दी हुई हैं उनको कंसर्निंग एक्सचेंज रेट से। देखो स्टेबल रेट दी हुई है कि पूरे साल भर में एक ही रेट काम लेनी है तो उसी से करना और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमको नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग से, क्लोजिंग को क्लोजिंग से, बाकी को एवरेज से, और जो पर्टिकुलर डेट पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उस डेट पर जो एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें नया कुछ भी नहीं है। आपने देखा क्वेश्चन जब हमने किया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। जो अपना ग्रुप बना रखा है, आप नियमित रूप से जो वीडियो डाले जा रहे हैं, जो PDF नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं, उनका यूज़ कीजिएगा। और कठिनाई होने पर, प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।